हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो करेंगे। यानी ये पार्टनरशिप फर्म का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायर, डेथ ऑफ अ पार्टनर वो सब कर लिया है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डिसोल्यूशन मीन्स डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है एंड होना ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके बीच में जब रिलेशन खत्म हो जाता है तो हम उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। इन दिस केस अ बिजनेस ऑल्सो कम्स टू एन एंड। यानी कि जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका सब कुछ रिलेशन खत्म हो जाता है तो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, ये मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है। यानी कि मोड्स का मतलब होता है टाइप्स। डिसोल्यूशन किस किस टाइप से खत्म हो सकता है इसने ये बताया है। सबसे पहले इसने बताया म्यूचुअल डिसोल्यूशन। यानी म्यूचुअल डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जितने भी पार्टनर हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी, राइट, एंड ऑल द पार्टनर्स आर डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म। यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी जो फर्म को है वो म्यूचुअल कंसल्टेंसी से, म्यूचुअल कंसेंट से जो है उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं म्यूचुअल डिसोल्यूशन। नेक्स्ट आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इस कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि पार्टनर चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म को रन करें, परंतु कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। जैसे ऑल पार्टनर्स और एक्सेप्ट वन बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना। यानी देखिए, अगर सभी पार्टनर दिवालिया हो जाते हैं तो क्या होगा कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। यानी मैंने अभी एग्जांपल लिया, देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी एंड ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, या फिर किसी एक को छोड़कर। जैसे सपोज करो सी जो है वो दिवालिया नहीं हुआ, परंतु 2 पार्टनर है वो दिवालिया हो गए, तो भी कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकेला जो पार्टनर है, अकेला बंदा जो है वो कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, अगर सभी पार्टनर या किसी एक को छोड़ के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। When business of the firm became unlawful, अनलॉफुल का मतलब होता है अनलीगल। यानी आज ऐसा कोई बिजनेस जो आज आपका लॉफुल बिजनेस है, परंतु आने वाले समय में वो बिजनेस हमारा अनलॉफुल हो गया, यानी इनलीगल हो गया, तो भी हमारा जो फर्म है उसकी डिसोल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, और उन्होंने मिलकर एक शराब का ठेका खोला हुआ है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, शराब को बंद कर दिया। जैसे कुछ समय पहले हरियाणा में भी हुआ था, बिहार में भी हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो फर्म है वो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो उनका बिजनेस है वो इनलीगल हो गया है। इसी प्रकार से मान लो कोई पार्टनर है वो लॉटरी का बिजनेस करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया, लॉटरी को बंद कर दिया, यानी कि लॉटरी को इनलीगल कर दिया, तो वो बिजनेस क्या करना पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब क्या है, जैसे जो सभी पार्टनर्स हैं उन्होंने एट विल पे जो है पार्टनरशिप बनाई थी। यानी जब वो चाहेंगे, जब तक चाहेंगे, जब पार्टनरशिप बनाते रहेंगे, जब तक पार्टनरशिप रखेंगे फर्म काम करती रहेगी। तो जब उन्होंने समझा कि हम सभी पार्टनर, कोई भी पार्टनर या सभी पार्टनर कोई नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ऑन हैपनिंग ऑन इवेंट, यानी कुछ हैपनिंग ऐसी हो जाती हैं, कुछ इवेंट ऐसे हो जाते हैं कि जिससे फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, मान लो आपने कोई पार्टनरशिप की थी किसी पर्पज़ के लिए। जैसे सपोज करो उन्होंने एक फ्लाईओवर या कोई ब्रिज बनाने के लिए, उन्होंने पार्टनरशिप की थी। जैसे ही ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो जो उनकी फर्म थी वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो फर्म को स्टेब्लिश किया था वो केवल ब्रिज बनाने के लिए किया था। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। यानी कोर्ट भी, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। वो किन कंडीशन में कर सकती है, जैसे मैं एक तो एग्जांपल लेता हूँ। जैसे व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम टू अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड हो गया है, वो पागल हो गया है कोई, तो यानी कि वो फर्म को चलाने की सिचुएशन में नहीं है। तो कोर्ट क्या कह सकते हैं, पहले ठीक था
परंतु अब अनसाउंड माइंड हो गया है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगी कि जो फर्म है उनको डिसॉल्व कर दिया जाए। या फिर ये भी हो सकता है व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फीलिंग अ शूट हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, यानी कोई पार्टनर जो है वो कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाए, वो के शूट करे कि भाई मैं जो अब इस स्थिति में नहीं हूं, या ये सभी पार्टनर इस स्थिति में नहीं है कि हम फर्म को रन कर सकें इन फ्यूचर, हम अपनी ड्यूटी को नहीं पूरी कर पाएंगे, हम अपनी ड्यूटी की जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो भी जो है डिसोल्यूशन हो जाएगा बाय द कोर्ट ऑर्डर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन। देखिए फाइनली जो मेथड है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा, वही यहाँ से शुरू होता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि जब हम डिसोल्व हो जाएगी तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, हमें कौन कौन से खाते बनाने हैं। तो देखिए इसमें 3 और 4 देयर आर मे बी अकाउंट 3 और 4 अकाउंट विल बी प्रीपेड। रियलाइजेशन अकाउंट अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट, देखिए ये अकाउंट तब बनेगा जब पार्टनर्स का लोन क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स कंपलसरी बनेंगे फुल क्वेश्चन करने के लिए। पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आज देखिए इस वीडियो में मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या करना होता है, सेटलमेंट करनी होती है अकाउंट्स की। जो फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो अकाउंट्स की जो सेटलमेंट है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो थर्ड पार्टी का लोन होता है या थर्ड पार्टी की पेमेंट होती है हम उसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद कुछ बचता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि मान लो फर्म लॉस में है और पार्टनर्स के लिए तो बचा ही कुछ नहीं है, बल्कि जो फर्म की लायबिलिटीज़ हैं वो भी पूरी नहीं होती हैं, तो जो पार्टनर्स हैं हम उनसे और पैसा मंगवाकर जो आउटसाइड लायबिलिटी है उनकी पेमेंट करेंगे। क्योंकि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, हर पार्टनर की जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है एवरी पार्टनर हैज़ लायबल टू पे आउटसाइड डेट, यानी हर पार्टनर जो लायबल है इस बात के लिए कि जितने भी आउटसाइड डेट हैं उनकी वो पेमेंट करें। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बिल्कुल बेहद ईजी है, आपको मैं आज सिखाऊंगा कैसे। देखिए क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होती है। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है लायबिलिटी साइड आपकी लायबिलिटीज होती हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आपकी असेट्स होती हैं, राइट। असेट्स आपकी कोई भी हो सकती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर हैं, डेटर्स पे प्रोविजन भी हो सकता है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, और भी कुछ असेट्स हो सकती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कैपिटल्स हैं, रिजर्व्स हैं, यानी कि कोई भी लायबिलिटी आपकी हो सकती है। तो देखिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप आज देखिए यहाँ से मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जितने भी असेट साइड हैं हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के, राइट। क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, देखिए आपको पता है असेट्स का हमेशा अगर आप जर्नल एंट्री बनाना चाहें तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, आपको पता है असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अब असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, हम उसको वहाँ से बैलेंस शीट से रिमूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू असेट्स अकाउंट। मैंने असेट्स लिख दिया, यानी असेट्स लिखने का मतलब है जो भी असेट्स का नाम होगा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर वट जो भी असेट्स हैं, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है, लायबिलिटीज का हमें पता है क्रेडिट बैलेंस है, अब हम वहां से असेट्स बैलेंस शीट से रिमूव कर रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी में जो भी अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर करनी होती हैं, टू किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अगर आपको ये जर्नल एंट्री यहाँ से ऐसे समझ में नहीं आती हैं तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा, क्योंकि जर्नल एंट्री इस सेक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जितनी भी असेट्स हैं
बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स गिवन है हम क्या करते हैं, उल्टी साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैंने जस्ट नाम लिख दिया टू सन्ड्री एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं वो ट्रांसफर करेंगे, किसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, किसको छोड़कर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश का कोई भी बैलेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट हम बनाएंगे तो कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में ही जाएगा। कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने पिछले चैप्टर से पढ़ा था, एडमिशन से भी रिटायरमेंट से भी, कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। देखिए इसमें गुडविल, हमने लास्ट चैप्टर में क्या किया था, गुडविल को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, बट यहाँ पे रिटर्न ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे ये एसेट्स है तो यहाँ पे सेल की जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। कैश इन हैंड को ट्रांसफर नहीं करोगे रियलाइजेशन में, पार्टनर P&L अकाउंट को नहीं करोगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को नहीं करोगे, जैसे पहले नहीं करते थे वैसे ही अब नहीं करेंगे। जितने भी मैंने आपको पहले बता रखे हैं उनमें से सिर्फ एक गुडविल ऐसी है जो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। इसका ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको वसूली खाता बोलते हैं, यानी हम एक फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं और हमने क्या किया, हमने एक साइड ये लिख लिया कि हमारे पास ये इतनी असेट्स हैं सेल करने के लिए, और कितने कितने की है, जो भी बुक वैल्यू होगी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। भाई मेरी लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 रुपये की थी, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 की थी, डेटर मेरे 70,000 के थे, जो भी दे रखी थी वैल्यू वो हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। डेटर में हमें ये बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा डेटर आपके यहाँ पे 70,000 है, प्रोविजन 1,000 का दे रखा है और नेट 69,000 के दे रखे हैं। तो जो ये डेटर 70,000 के हैं यहाँ पे रियलाइजेशन में 70,000 ट्रांसफर करना है, राइट, और जो प्रोविजन 1,000 का है वो आप लायबिलिटी साइड में ही ट्रांसफर करेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आगे आने वाली वीडियो में जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इसी प्रकार से जितनी भी ये लायबिलिटीज हैं हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। देखो इसमें किस किस को छोड़ देंगे आप, एक्सक्लूडिंग, किस किस को छोड़ देंगे आप, पार्टनर्स की कैपिटल को नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी जैसे पहले करते आए हैं। अगर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन गिवन है, पार्टनर्स लोन, तो वो भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेपरेट बनाएंगे तो ये वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी रिजर्व थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, मैंने आपको 6 तरह के रिजर्व लिखवाए थे, उसमें से कुछ अमेंडेंट इस चैप्टर में होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होगी। तो रिजर्व में मैंने आपको बताया था जितने भी थे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और कॉन्टीजेंसी रिजर्व। तो इनमें से वो रिजर्व ट्रांसफर नहीं करेंगे। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, देखिए इसमें यहां पे लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एक लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये मान लो 10,000 गिवन है क्वेश्चन में। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट, आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्यों बनाया जाता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है, और हमारी इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, कितने की भी लिख रखी हो, तो मैं क्या करूंगा, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट 50,000 यहाँ लिखी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रियलाइजेशन के अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर किया होगा, और यहाँ ट्रांसफर किया होगा तो इसको सेल भी किया होगा। तो जो भी हमने ये फंड बना रखा था ये हमारे पास एक्सेस रहेगा, तो ये फंड मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा, राइट। इसी प्रकार से वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मान लो इसने दे रखा है 10,000, देखिए इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 है, उसने नीचे एडजस्टमेंट में दिया कि क्लेम 5,000 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से केवल 5,000 ही रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करूंगा और एक बार पेमेंट कर दूंगा डेबिट साइड में, और रिमेनिंग जो 5,000 बचे वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। आने वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तब आपको मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए इसका मतलब अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने ये इधर असेट्स ट्रांसफर कर ली कि भाई मेरे पास इतनी असेट्स बेचने के लिए हैं, इतनी लायबिलिटी मुझे पेमेंट करनी है, ये फाइनल बात हो गई। यानी मेरे पास 10 असेट्स जिनकी बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है, ये मेरे पास सेल करने के लिए है, और जो लायबिलिटीज़ हैं आउटसाइड लायबिलिटीज़ वो मेरे पास 4,80,000 की हैं, वो मुझे सेल करनी है बुक वैल्यू, मुझे पेड करनी है बुक वैल्यू पे। अब मैं क्या करूँगा, इन असेट्स को सेल करूँगा।
सेल करने के मेरे दो तरीके रहेंगे, या तो मैं कैश सेल करूंगा या कोई पार्टनर उसको ले लेगा। अब ये असेट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर ली। मैं सेल कहाँ करूंगा, यहाँ क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक अकाउंट। अब मैंने आपको बताया कोई पार्टनर कोई भी असेट्स अगर कैश बेची जाएगी तो बाय बैंक असेट्स का नाम लिख देंगे ब्रैकेट में, इतने की असेट्स बेच दी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, स्टॉक सेल कर दिया, तीनों कितने के सेल कर दिए, इतने के सेल कर दिए। इसी प्रकार से या फिर कोई कैश नहीं लेगा तो मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, बी बोलता है कि भाई बी फर्नीचर मैं ले लूंगा। भाई आप 5000 का फर्नीचर बाहर सेल कर रहे हो तो जो ये फर्नीचर है मैं ले लूंगा, तो हम क्या करेंगे, ये बी के अकाउंट्स में लिख देंगे, यानी कि इसकी पेमेंट बी के अकाउंट से डिडक्ट कर दी जाएगी। बाय बी फर्नीचर कितने का, 5000 का। इसी प्रकार से लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। लायबिलिटी हमने लिख दी थी क्रेडिट साइड में कि हमारी पे ये करनी है, तो लायबिलिटी की ऐसे ही हम पेमेंट करेंगे, या तो कैश में पे करेंगे टू कैश अकाउंट, हमने बीपी की पेमेंट कर दी, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, टोटल इतनी पेमेंट कर दी। अगर मान लो कोई पार्टनर कहता है, जैसे सपोज करो बी की वाइफ का लोन था, बी की वाइफ का लोन क्या है, बी कहता है भाई मेरे अकाउंट में लिख दो, मेरे अकाउंट में लिख देना, मैं अपने आप पेमेंट कर दूंगा, तो हम क्या करेंगे, टू बी कैपिटल, यानी कि जैसे असेट्स को सेल किया या तो कैश सेल किया या किसी पार्टनर ने उसको ले लिया, तो हमने इस प्रकार से असेट सेल कर दी, और इसी प्रकार से हमने लायबिलिटी की पेमेंट कर दिया, तो कैश पे करेंगे या फिर कोई पार्टनर पे कर देगा, तो ये लायबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से असेट्स को सेल करके लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे आप पिछली वीडियोस में करते आए हैं एडमिशन में और रिटायरमेंट में, और अगर लॉस है तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। आने वाली वीडियो में सर हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और वहां से सीखेंगे कि कैसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट